नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर। द फर्स्ट ऑर्डर perturbation corrections due to different effects combine linearly, therefore the net term shift due to spin orbit interaction and the relativistic effect in a hydrogen like atom। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर निकालनी है। तो जितने जितने टाइप के करेक्शन हमने पढ़े हैं उन सबको लीनियरली ऐड कर दो। तो जो टोटल टर्म शिफ्ट होगी वो हमारे पास स्पिन ऑर्बिट करेक्शन की वजह से भी होगी और क्वांटम मैकेनिकल यानी रिलेटिविटी वजह से भी होगी। तो ऐड करना है। तो डेल्टा टी एल एस हमने कहाँ निकाला था, वीडियो बैक करके देखना, ये वाला वीडियो नहीं प्रीवियस लेक्चर देखना। स्पिन ऑर्बिट करेक्शन जब निकाला था तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था। और अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला है रिलेटिविटी वाला, तो रिलेटिविटी वाला आया था हमारे पास ये वाला टर्म। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया जिसकी वजह से हमारे पास टोटल टर्म शिफ्ट आ गया। अब इन दोनों को टोटल करना है, जो टर्म कांस्टेंट आ रहे हैं उनको कांस्टेंट लेना है। तो दोनों के अंदर आपके पास देखो आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड फोर, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड फोर कॉमन आ रहा है। इधर भी एन क्यूब कॉमन आ रहा है, इधर भी एन क्यूब कॉमन आ रहा है। तो जो बचे हुए टर्म है उनको यहाँ पर लिख दीजिए और इधर जो बचे हुए टर्म है उनको यहाँ पर लिख दीजिए। ये सिंपली आपको कॉमन लेके करना है, तो आप खुद भी कर सकते हैं ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो चीजें होती है हाइड्रोजन के लिए, एस इक्वल्स टू वन बाई टू होता है जिसकी वजह से जे जो होता है एल प्लस हाफ भी होता है और एल माइनस हाफ भी होता है। और प्रीवियस वीडियोज में भी हमने देखा है कि अगर एस इज इक्वल्स टू हाफ रखते हैं और जे इज इक्वल्स टू एल प्लस हाफ रखते हैं तो इसकी वैल्यू यानी जो ब्रैकेट में है ये वाला टर्म इतना, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है एल। और अगर एल माइनस हाफ रखते हैं तो इसकी वैल्यू मिलती है माइनस एल प्लस वन। तो दोनों को एक एक करके रखेंगे। तो जब j इज इक्वल्स टू एल प्लस हाफ रखेंगे तो टर्म शिफ्ट ये आएगी, और j इज इक्वल्स टू एल माइनस हाफ रखेंगे तो टर्म शिफ्ट ये आएगी हमारे पास। ये आपको रख के देखना है, ठीक है। नाउ j इज इक्वल्स टू एल प्लस हाफ एंड j इज इक्वल्स टू एल माइनस हाफ, द लास्ट टू इक्वेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सिंगल इक्वेशन रिप्लेस करें तो l को हटा के j के टर्म्स में लिख सकते हैं यहाँ पर। कैसे कैसे इक्वेशन हमें मिल जाएगी, यहाँ पर दोनों को j प्लस हाफ के टर्म में मिलते हैं। तो देखो एक बार इस j की जगह, इस j की जगह मैं रखती हूँ एल प्लस हाफ, इस जे की भी जगह मैं रखती हूँ अगर एल प्लस हाफ हो जाए, एल प्लस हाफ और साथ में क्या है प्लस का हाफ, तो कितना हो जाएगा एल प्लस वन हो जाएगा, एल प्लस वन ये रहा आ जाएगा। इसी तरह जे की जगह एल माइनस हाफ रखो तो इस जे की जगह एल माइनस हाफ और साथ में क्या है प्लस का एल हाफ। तो हाफ हाफ से कैंसिल आउट के एल बन जाएगा जो कि नीचे वाला आ गया। तो दोनों को कंबाइन करके जे के टर्म्स में ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। This equation is identical with Sommerfeld relativistic correction for the energy levels of hydrogen atom। ये डिराक की इक्वेशन सोमरफील्ड की इक्वेशन के बिल्कुल आइडेंटिकल है। और सोमरफील्ड की इक्वेशन हमारे पास ये थी, दोनों में अंतर सिर्फ कितना है, ये 3/4 एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये फर्स्ट टाइम एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। बस 1/j प्लस हाफ की जगह क्या मिल रहा है 1/k मिल रहा है। ओनली k हैज बीन रिप्लेस्ड बाय j प्लस हाफ। बाकी सोमरफील्ड का रिजल्ट जो प्रीवियस वीडियोस में देख लेना सेम टू सेम हमें मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दिस इक्वेशन वॉज इंडिपेंडेंटली ऑब्टेन्ड बाय डिराक फ्रॉम अ कंप्लीट रिलेटिविस्टिक। ये जो इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है ये इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन किसने की थी, बेसिकली ये इक्वेशन करी थी डिराक ने ऑब्टेन, ठीक है। और डिराक ने प्योर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट लगाया था, इसलिए उन्होंने इस इक्वेशन को नाम दिया है डिराक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास डिराक फॉर्मूला कौन सा होगा, ये जो जे प्लस हाफ वाला है, जे प्लस हाफ वाला ना, ये फॉर्मूले को नाम हम क्या देंगे, डिराक फॉर्मूला नाम देंगे। अब देखते हैं, let us now compare the energy levels of hydrogen atom obtained from Sommerfeld theory with those obtained from Dirac theory। डिराक और सोमरफील्ड का लेते हैं कंपैरिजन। तो सोमरफील्ड फॉर्मूला ये है, ये जो कि आप पढ़ चुके हो, करेक्ट। डिराक का फॉर्मूला आपके पास ये है जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है ना, 5.583 इतना था, वैल्यू पुट करी तो इतना आ रहा है। बस के को रिप्लेस किससे किया गया है, जे प्लस हाफ से। तो ये हमारे पास सोमरफील्ड और डिराक फॉर्मूला काफी सिमिलर आ रहे हैं। तो हम टेबल में बनाएंगे बोर लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 1 2 3। सबसे पहले बोर लेवल तो n से रिप्रेजेंट करेंगे, सोमरफील्ड लेवल k से रिप्रेजेंट करेंगे और डिराक लेवल एल जे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बोर लेवल में n इक्वल टू 1 होता है, n इक्वल टू 2 होता है, n इक्वल टू 3 होता है। सबसे पहले बोर का लेवल जब n है तो हमने देखा कि 1 के करस्पॉन्डिंग सोमरफील्ड लेवल में भी 1 ही आ रहा था, तो 1 ही आ रहा था। और डेल्टा टी हमने कैलकुलेट किया है, तो जब आपके पास n की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, तो डेल्टा टी के फॉर्मूला रखोगे 1.46 आ जाएगा। ये 1.46 आएगा कैसे, ध्यान रखना n इक्वल टू 1 है और k इक्वल टू 1 है, तो कहाँ पे रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें रखोगे, ये रहा। इसमें n इक्वल टू 1 रखना है, k इक्वल टू 1 रखना है, फिर n इक्वल टू 1 रखना है, तो 1.46 आ जाएगा, ठीक है, 1.46 आ जाएगा।
करेक्ट। एन इक्वल टू वन में बोर का जब वन होता है तो वन के करस्पॉन्डिंग केवल वन एस ही होता है, और एस के करस्पॉन्डिंग एल इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर एल की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। डिराक लेवल की बात करें तो जे की वैल्यू होती है एल प्लस माइनस हाफ। ठीक है, तो एल तो आपके पास कितना है, जीरो है, और माइनस हम कंसिडर करते नहीं है, तो केवल क्या बचेगा, प्लस हाफ बनेगा। तो टी की डेल्टा टी की वैल्यू 1.46 आ रही है या नहीं आ रही है देखना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू हाफ है, एल की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू हाफ है। तो देखो यहाँ पर एन की वैल्यू तो वन रखनी है, जे की वैल्यू हाफ रखनी है, एन की वैल्यू वन रखनी है। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे हम, पुट करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, 1.6। यानी फर्स्ट लेवल जो है उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है, वो बोर लेवल, सोमरफील्ड लेवल और डिराक लेवल तीनों एक ही कंबाइंड एक ही लेवल पे कोइंसाइड कर रहे हैं। एन इक्वल टू टू में देखते हैं, एन इक्वल टू टू में सोमरफील्ड के लिए के इक्वल टू टू पॉसिबल है और के इक्वल टू वन पॉसिबल है, प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा है। अब जब आपके पास एन की वैल्यू टू है और के की वैल्यू टू है, तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था सोमरफील्ड का, उसमें वैल्यू पुट कीजिए। जब के इक्वल टू टू पुट करोगे तो ये आ जाएगा, और जब के इक्वल टू वन पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग टू के अंदर हमारे पास कितना होता है, टू एस और टू पी होता है। तो एल इक्वल टू जीरो भी होता है और एल इक्वल टू वन भी होता है, तो एल इक्वल टू वन भी हो जाएगा और एल इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा। जे की वैल्यू कितनी होती है, एल प्लस माइनस हाफ। तो सबसे पहले वन के साथ में करते हैं, एल प्लस माइनस हाफ, तो एल प्लस माइनस हाफ। एल की वैल्यू कितनी है, वन, ये एल की वैल्यू वन है ना, प्लस माइनस हाफ। तो कितना आ रहा है, 3/2 और 1/2 आ रहा है, तो यहाँ 3/2 और 1/2 आ जाएगा। और वन माइनस एल प्लस माइनस हाफ है, तो वो कर लिया अपन ने, तो ऊपर तो 3/2, नीचे यहाँ जीरो आ रहा है, तो जीरो के साथ प्लस माइनस हाफ करते हैं, तो माइनस का तो लेना नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 1/2। अब आपके पास क्या है, जे की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, दो वैल्यूज है, जे की 3/2 है, तो आपको क्या करना है, एन की वैल्यू तो लेनी है 2 और जे की वैल्यू आपको लेनी है 3/2, और फिर डिराक फॉर्मूले में पुट करना है, आपके पास आंसर आएगा 0.091। सिमिलरली एन की जगह 2 पुट करना है और जे की जगह 1/2 पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.456, और ये 1/2 पुट करोगे तो 0.456। तो ये हमारे पास तीन लेवल मिल रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली थ्री वाला जो है ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, यहाँ पे तीन में हमें पता है 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। तो एल इक्वल टू टू, एल इक्वल टू वन, एल इक्वल टू जीरो, तो टू, वन और जीरो हो जाएगा। ये तो आपके पास सोमरफेल्ड फॉर्मूले में रखना ही है, ये डिराक के फॉर्मूले में रखना है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब इनका हम ड्रॉ करते हैं लेवल्स। द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एज प्रेडिक्टेड बाय बोर, सोमरफेल्ड एंड डिराक। बोर ने क्या बनाया, सोमरफेल्ड ने क्या बनाया, डिराक ने क्या बनाया। एन इक्वल टू 1 2 3 के लिए हम शो करते हैं ए बी सी फिगर से, वी सी द एनर्जी लेवल। चलो एनर्जी लेवल करते हैं। सबसे पहले बोर लेवल एन इक्वल टू वन, बोर लेवल एन इक्वल टू वन में सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, एक ही लाइन ड्रॉ होगी, दैट्स इट। और जब एक ही लाइन ड्रॉ होगी तो उस कंडीशन में सोमरफील्ड, सोमरफील्ड के लिए भी एक ही लाइन मिली थी, सोमरफील्ड के लिए भी एक ही लाइन मिली थी, क्योंकि ए इक्वल टू केवल वन था, और डिराक के लिए भी एक ही लाइन मिली थी, एल इक्वल टू जीरो था, जे इक्वल टू 1/2 था, है ना, तो एल प्लस माइनस हाफ होता था। अब एस अपने पास हाफ है, तो जे की वैल्यू टेबल में अभी अभी अपन ने देखी थी, जब एन इक्वल टू वन था, के इक्वल टू वन था, तो जे इज इक्वल टू 1/2 था। तो एक ही लेवल मिला है, तो यहाँ पर एक ही लेवल बनाया हुआ है, उसके लिए एल इक्वल टू जीरो टेबल में लिखा हुआ है, जे इक्वल टू 1/2 टेबल में लिखा हुआ है। इसका नोमेनक्लेचर करना मैंने आपको बता दिया है कि एन की वैल्यू, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, वन है, तो एन यहाँ पर आता है, फिर 2s प्लस वन, फिर ऑर्बिटल का वैल्यू और फिर जे का वैल्यू ये आती है। तो एन की वैल्यू वन लिखी है, तो एन की वैल्यू देखो वन आ गई, 2s प्लस वन, क्योंकि एस हमारे पास कितना था, 1/2 था, तो 2s प्लस वन का मतलब हो जाएगा 2s प्लस वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो ऊपर टू आ जाएगा। और नीचे हमारे पास एल इक्वल टू जीरो है, एल इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑर्बिट होता है, एस ऑर्बिट होता है, तो एस ऑर्बिट हो गया, और साथ में जे की वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये नोटेशन देखो आपको यहाँ से मिल गई, ओके। अब हम करते हैं एन इक्वल टू टू लेवल के लिए। तो बोर लेवल एन इक्वल टू टू में तो क्या आएगा, एक ही लाइन आएगी, करेक्ट, एक ही लाइन आएगी। इस बार में के इक्वल टू वन और टू दो पॉसिबल होते हैं, तो के इक्वल टू टू का लेवल यहाँ पे आ जाएगा और के इक्वल टू वन का लेवल यहाँ पे आ जाएगा। के वन और के टू के दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने निकाल रखी टेबल में, ये वाली और ये वाली। जब के इक्वल टू टू था तो हमने देखा था कि एल इक्वल टू वन और जे इक्वल टू 3/2 था, तो इसकी नोमेनक्लेचर लगाते हैं। तो बिकॉज एन इक्वल टू टू है तो आगे तो आएगा टू, फिर ऊपर आता है 2s प्लस वन, एस की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 2s प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर नीचे ऑर्बिट आता है, ऑर्बिट कितना है, एल इक्वल टू वन है, तो कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, और जे की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 3/2 आ जाएगा, करेक्ट।
उसके बाद हमारे पास क्या है, एल इक्वल टू वन में ही, एल इक्वल टू वन में ही जे इक्वल टू वन बाई टू भी मिला था, और एल इक्वल टू जीरो में भी जे इक्वल टू वन बाई टू मिला था। तो इस कंडीशन में हमें दो टर्म मिलेगी, यहाँ पे दो टर्म मिलेगी। तो सबसे पहले दोनों ही एन इक्वल टू टू के लिए है, तो पहले एन इक्वल टू टू निकालते हैं, एल इक्वल टू वन के लिए और एल इक्वल टू जीरो के लिए पी और एस आएगा, राइट। तो पी आ जाएगा एक में और एक में एस आ जाएगा। टू एस प्लस वन दोनों में कितना होगा, टू टू होगा, और जे की वैल्यू कितनी आ रही है, वन बाई टू आ रही है, तो वन बाई टू और वन बाई टू। तो ये और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन हो गई। ये डिराक के लेवल हैं, ठीक है, ये डिराक के लेवल हैं और ये सोमरफील्ड के लेवल हैं। एन इक्वल टू थ्री का देख लीजिए, बोर लेवल एन इक्वल टू थ्री पे है, के इक्वल टू थ्री, के इक्वल टू टू और के इक्वल टू वन, तीन लेवल आ गए। इनकी ये वैल्यूज हम टेबल में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एल इक्वल टू टू, एल इक्वल टू वन और एल इक्वल टू जीरो आएगा, है ना। तो एल इक्वल टू टू में जब देखेंगे तो एल इक्वल टू टू में आप देखिए हमें क्या मिल रहा था, थ्री बाय टू और फाइव बाय टू मिल रहा था। एल इक्वल टू वन में हमें क्या मिल रहा था, थ्री बाय टू और वन बाय टू मिल रहा था। और एल इक्वल टू जीरो में हमें क्या मिल रहा था, वन बाय टू। तो ध्यान रखिए, फाइव बाय टू का अलग ही लेवल आएगा, एक सबसे ऊपर फाइव बाय टू का अलग लेवल आएगा, तो एक लेवल हमें फाइव बाय टू का मिल गया। इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन आप बनाइए। थ्री बाय टू यहाँ पर भी है, थ्री बाय टू यहाँ पर भी है, तो ये एक ही लेवल अपन को बनाना है, ऊपर भी थ्री बाय टू है और नीचे भी थ्री बाय टू है, और इसके करस्पॉन्डिंग दो नोटेशन बनेंगे। इसी तरह से वन बाय टू और वन बाय टू भी दो हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया था, वन बाय टू के लिए एक ऊपर बन जाएगा, एक नीचे बन जाएगा, और इसके लिए भी दो नोटेशन आपके पास डिरा के बनेंगे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये थ्योरी हमें काम याद नहीं करनी है। अब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं। अपन करते हैं कंसीडर द फाइन स्ट्रक्चर एच अल्फा लाइन। एच अल्फा लाइन क्या होती है, एन इक्वल टू टू से एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री से एन इक्वल टू टू में आती है, उसको कहते हैं एच अल्फा लाइन। ऑन द बेसिस ऑफ डिराक थ्योरी, डिराक थ्योरी के हिसाब से बनाएंगे। तो डिराक थ्योरी के हिसाब से सबसे पहले लेवल बनाते हैं, छोटा करना पड़ेगा। अभी भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, डॉटेड लाइन में जो है रेड कलर से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, रेड कलर से जो लाइन ना, ये बोर लेवल है, ये बोर लेवल है। उसके बाद एन इक्वल टू थ्री के करस्पॉन्डिंग डिराक लेवल हमारे पास कितने आए थे, वन टू थ्री। तो के इक्वल टू वन, के इक्वल टू टू, के इक्वल टू थ्री, तीन लेवल बना लिए। फर्स्ट वाले लेवल को नाम दिया फर्स्ट, सेकंड वाले को नाम दिया सेकंड, और थर्ड वाले को नाम दिया थर्ड। और अभी अभी अपन ने इनके नोमेनक्लेचर याद कर लिए हैं। ये था थर्ड लेवल का, ये था सेकंड लेवल का, और ये था फर्स्ट लेवल का। इसी तरह से रेड लाइन से यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू टू बोर लेवल है, एन इक्वल टू टू बोर लेवल है। इसके करस्पॉन्डिंग के इक्वल टू वन और के इक्वल टू टू मिला था, तो के इक्वल टू टू को हमने ए नाम दे दिया और के इक्वल टू वन को हमने नाम दे दिया बी। अब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ मौजूद है, पहले बात तो एन जो है वो चेंज होना चाहिए, एन शुड बी चेंज। एन जो है एन इक्वल टू थ्री से एन इक्वल टू थ्री में ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, एन इक्वल टू थ्री से एन इक्वल टू टू में ट्रांजिशन होना चाहिए, सिलेक्शन रूल का ध्यान रखते हुए। तो सबसे पहले देखो, ये थर्ड से ये वाली लाइन जो है, ये वाली रेड लाइन जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, थर्ड से लेके ए तक है। तो थर्ड से लेकर अगर ए तक में गई है तो के में कितना चेंज हुआ है, के इक्वल टू वन से के इक्वल टू टू में गई है, तो ऑब्वियसली के इक्वल टू वन से के इक्वल टू टू में गई है, के का चेंज कितना हुआ, दो डेल्टा के हमारे पास कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो डेल्टा के हमारे पास वन जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। इसी तरह से ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन, ये सेकेंड से के इक्वल टू टू से, और कहाँ पे आ रही है, ये के इक्वल टू टू से आ रही है ये ए में, के इक्वल टू टू से यानी कि सेकेंड से ये आ रही है ए में। तो के इक्वल टू टू से, के इक्वल टू टू से ये कहाँ पे आ रही है, के इक्वल टू में, के इक्वल टू टू से ये आ रही है के इक्वल टू टू में। तो डेल्टा के इस बार कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं सिलेक्शन रूल में अलाउ है या नहीं है। ओके, के में नहीं बता रहा है, वो एल में बता रहा है। सिलेक्शन रूल हमें एल में लेना है, फाइन फाइन फाइन। सिलेक्शन रूल्स हमें एल में लेने हैं, चलो एल में ले लेते हैं। एन में भी वही चीज होगी जो अभी अपन ने करी है, एन भी, एन एल भी वैसे ही चेंज होगा। ओके, सिलेक्शन रूल पहले देख लेते हैं इस बार। सिलेक्शन रूल ये कह रहा है कि सिलेक्शन रूल फॉर डाइपोल, डेल्टा एल जो है वो प्लस माइनस वन से चेंज होना चाहिए, और डेल्टा जे जो है वो जीरो प्लस माइनस वन से चेंज होना चाहिए। यानी डेल्टा एल जो है प्लस माइनस वन से, तो पहले डेल्टा एल को ही देख लेते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्लस माइनस वन से। तो इस वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन जो थर्ड से शुरू होके किस में जा रही है, ए में जा रही है। थर्ड से शुरू होके किस में जा रही है, वो
ए में जा रही है। तो यहाँ पर आपके पास एल की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी पी और एस से। तो एल की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 एंड 1 आ रही है, 0 एंड 1 आ रही है। और यहाँ पे आपके पास एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आपके पास 0 से 1 में आ रहा है वो, एक ही लाइन ड्रॉ करिए, दो नहीं करिए। तो 0 से 1 में आ रहा है, 0 से, देखो 1 से 1 में भी आ जाता तो दो लाइनें मिलती, बट क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो केवल +-1 ही पॉसिबल है, 0 पॉसिबल नहीं है। तो इस 1 वाले से आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, 0 से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 0 से 1 में आ रही है, तो ये 0, ये एल इक्वल टू 0 और ये एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिट है ना, पी के लिए एल इक्वल टू 1 होता है। इसमें इस पी वाले से ले रहे हैं अपन, एस वाले से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एस के लिए एल इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पहली लाइन मिल गई। दूसरी लाइन में देखिए, दूसरी लाइन में ये हमारे पास के इक्वल टू 2 है, यहाँ पर डी है और पी है। डी और पी का मतलब एल इक्वल टू 2 भी है और एल इक्वल टू 1 में भी है। तो कहाँ से लाइनें जा रही है, सेकंड से भी एक ही लाइन आ रही है, और वो लाइन आ रही है हमारे पास एल इक्वल टू 1 में आ रही है। तो एल इक्वल टू 1 में आ रही है, तो इसका मतलब एल इक्वल टू 1 वाले से नहीं लेना है, एल इक्वल टू 2 वाले से लेना है। तो 3D से लाइन आई है, ये 3D से लाइन आई है और 2P में लाइन आई है। मतलब 3D से लाइन आई है और 2P से लाइन आई है, क्योंकि एल इक्वल टू 2 यहाँ पे है और एल इक्वल टू 1 यहाँ पे है। तो एल इक्वल टू 2 से 1 में आ गई है। तो ये लाइन क्लियर हो गई। तीसरी चलते हैं, तीसरी हमारे पास कहाँ से आ रही है, के इक्वल टू 3 से आ रही है, जहाँ पे डी ऑर्बिट है। डी ऑर्बिट का मतलब एल इक्वल टू 2 है, और ये लाइन आके हमारे पास कहाँ पे आ रही है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे आ रही है, यस पी में आ रही है, पी में आ रही है। तो डी से पी में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि एल इक्वल टू 2 से एल इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो अलाउड है। ठीक है, ये भी अलाउड है। अब लास्ट की दो लाइनें और देख लेते हैं। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपके पास आ रही है कहाँ पे, इधर 2P, इधर तो पी एस है, इधर तो पी एस है, और जहां से ला रहे हो वहां पर भी देखो पी और एस है। तो पी से पी में नहीं आ सकती, एस से एस में नहीं आ सकती, लेकिन हमारे पास पता है कि पी से एस में आ सकती है, पी से एस में आ सकती है, क्योंकि एल चेंज हो जाएगा, इसलिए पी से एस में आ सकती है। तो एक लाइन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे हो जाती है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन में क्या है, डी और पी है, डी और पी है, और आ कहाँ पे रहा है, पी और एस में। तो डी और पी से, डी और पी से पी और एस में आना है। तो पी से पी में नहीं आ सकता, डी से एस में नहीं आ सकता, क्योंकि डी जो है वो एल इक्वल टू 2 है और एस के लिए एल इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, डेल्टा एल का डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, डी से पी में लेना पड़ेगा या फिर पी से एस में लेना पड़ेगा। तो डी से पी में लेना पड़ेगा और पी से एस में लेना पड़ेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तब आता है हमारे पास जे का इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जे जो है उसमें जे के अंदर क्या होना चाहिए, जे 0 या +-1 से चेंज होना चाहिए, जे भी 0 या +-1 से चेंज होना चाहिए। तो देखो मैं इरेज करती हूँ, क्लीन करती हूँ डायग्राम को, क्योंकि आपको लगेगा कि दो लाइनें हम कोई सी भी तो ले सकते थे, फिर एक ही लाइन क्यों ली। वो जे का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है उस टाइम पे। हाँ, इस वाली को देख लेते हैं। यहाँ करना चाह रहे थे हम इस लेवल को, है ना, ये है, मैं बना देती हूँ, ये D3/2 और P3/2, D3/2 और P3/2, और जहाँ आना है वो कौन सी लाइन है, P½ और S½ P½ और S½ अब इनमें हमें पता है कि D से S में नहीं हो सकता, क्योंकि L इक्वल टू 2 से L इक्वल टू 0 में नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा L की वैल्यू 2 आ रही है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और D से S में और P से P में नहीं जा सकता, P से P में नहीं जा सकता, क्योंकि L इक्वल टू 1 से L इक्वल टू 1 में नहीं जा सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास बचे क्या, अब हमारे पास दो लाइनें बच सकती है, D से P में आ सकता है और P से S में आ सकता है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे L इक्वल टू 2 है, यहाँ पे L इक्वल टू 1 है, यहाँ पे L इक्वल टू 1 है, यहाँ पे L इक्वल टू 0 है। तो डेल्टा एस एल दोनों के अंदर ही +-1 हो रहा है, पर फिर भी एक ही लाइन अलाउड होती है, वो क्यों होती है, देखो जे की वैल्यू देखते हैं, जे में कितना चेंज हो रहा है। अगर ये वाली लाइन लेते हैं, ये वाली लाइन लेते हैं, तो यहाँ 3/2 है और यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे कितना है, 1/2 है। तो देखो हमारे पास यहाँ दो लाइन मिलनी चाहिए थी, अगर हमारे सिलेक्शन रूल के हिसाब से जाते हैं तो हमें हमारे पास दो लाइनें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इस हिसाब से भी हमारे पास 3/डेल्टा जे की वैल्यू कितनी आ सकती है, 0
+-1 आ सकती है। तो 3/2 से 1/2 आ रहा है हमारे पास 1, 3/2 से 1/2 1 आ रहा है। लेकिन डिराक वाला जो अभी अपन ने स्पेक्ट्रम देखा, उसमें यहाँ से यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही लाइन मिल रही है। वो एक लाइन कब मिल रही है, इसका मतलब इन दोनों लेवल को अलग अलग नहीं माना है, सेम लेवल माना है, सेम लेवल माना है। तो सेम लेवल मानने की वजह से एक ही लाइन अपन को मिली है। यहाँ जाके इवन डिराक का जो मॉडल है उसमें भी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, जो कि आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले टॉपिक में हम इसको रिमूव करेंगे। पर अभी आप ये मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है, बाद में पता चलेगा यहाँ पे दो लाइन्स होती है। तो देखो एक बार यहाँ पे कौन कौन सी लाइन्स हमें मिली है। तो जहां से जो लाइन आई है, ये देखो फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड से ए में आई है। देखो अब आपको यहाँ ये समझ जाना, ये थर्ड से ए का मतलब है ऊपर के जो लेवल है ना तीन, उनको नाम दिया अपन ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये सब है n = 3 के लिए। और ए और बी ये अपन ने दिया है n = 2 के लिए। तो थर्ड ए का मतलब है कि थर्ड से ए में लाइन आई है। सेकंड ए का मतलब है सेकंड से ए में लाइन आई है। फर्स्ट ए का मतलब है फर्स्ट से ए में लाइन आई है। थर्ड बी का मतलब है थर्ड से बी में लाइन आई है। और सेकंड बी का मतलब है सेकंड से बी में लाइन आई है। तो ये हमारे पास डिराक का एक्सप्लेनेशन था, जिसमें स्पिन और रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी यूज की गई थी। सिलेक्शन रूल आप याद रखना है। अब कंपैरिजन विद एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने तो चलो ये थ्योरेटिकल कर लिया है ना। theoretically reduced structure of H alpha line has a general agreement with observation. Still it is far from perfect agreement. अभी भी perfect agreement हमें नहीं मिला है। तो कमियां क्या रह गई थी, कमियां देखो ये रह गई थी। Okay, R.C. William extensively studied the fine structure of H alpha line and also the D alpha line by using triple prism spectrograph and microphotometer. He found two main differences between theory and experiment. दो differences मिले, एक तो ये वाला एक ये वाला। देखो इन्होंने कहा कि the component first से A में जो आ रहा है, it was observed to be weaker than second B, which is in contradiction with the theory. मतलब एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट ए जो है वो वीक मिला सेकंड बी से, जबकि थ्योरेटिकली सेकंड बी ज्यादा वीक मिला फर्स्ट ए से। ठीक है। सिमिलरली थर्ड बी वाज ऑब्जर्व टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर। थर्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिला था, जबकि एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं मिला था। तो एक तो ये था। सेकेंड ये था जो हमारा सेकेंड ये था, द सेपरेशन बिटवीन द टू मेन कंपोनेंट फर्स्ट ए एंड सेकेंड बी was observed to be 0.319 सेंटीमीटर अगेंस्ट द थ्योरेटिकल सेपरेशन ऑफ 0.329। मतलब थ्योरेटिकल सेपरेशन 0.329 मिला था, जबकि एक्सपेरिमेंटल 0.319 मिला था। सिमिलरली द सेपरेशन, मतलब सेपरेशन भी अलग अलग मिले थे, जबकि एक्सपेरिमेंटली सेपरेशन अलग अलग मिले थे। अब यहाँ पे आता है जो मैंने अभी भी बताया था कि वहां दो लाइनें क्यों नहीं मिल रही थी, एक लाइन क्यों मिल रही थी, उसका रीजन समझ में आएगा। लैम्प शिफ्ट। हाँ, ऑलमोस्ट हर ईयर के एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही आता है, डिफाइन लैम्प शिफ्ट। तो लैम्प शिफ्ट होता क्या है, देखो पास्चरनिक इन 1938 पॉइंटेड आउट द डिस्क्रिपेंसी इन द सेपरेशन बिटवीन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एच अल्फा लाइन could be explained by assuming the state 2s half to be about 0.03 सेंटीमीटर इनवर्स हायर देन 2p हाफ। हमें एक ही लेवल पे हमने अभी बनाया था 2s हाफ, और उसी लेवल पे हमने लिख दिया था 2p हाफ। इसको एक ही लेवल माना था। जबकि लैम्प शिफ्ट ये कह रही है कि नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर होता है और इसके नीचे होता है। मतलब 2s हाफ जो है वो ऊपर होता है और 2p हाफ जो है नीचे होता है, और इनके बीच में शिफ्ट होती है 0.03 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ पे कोई लाइन गिर रही है तो हमें दो कंपोनेंट मिलने चाहिए, एक नहीं मिलने चाहिए। इन कॉन्ट्राडिक्शन टू डिराक थ्योरी विच हैड शोन देम टू हैव एग्जैक्ट सेम एनर्जी, क्योंकि डिराक थ्योरी ने तो सेम एनर्जी पे बोला था, जबकि लैम्प शिफ्ट कहती है सेम एनर्जी पे नहीं है। लैम एंड रदरफोर्ड इन 1947 proved the correctness of the assumption. They performed a microwave experiment on the hydrogen atom and showed। अब ये जो बोल्ड किया हुआ ना, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। For hydrogen like atoms, the states of a particular n value having terms with the same j value, क्योंकि j value सेम है, इसकी भी 1/2 इसकी भी है, but different l different है, इसका s और इसका p है। such as 2p half and 2s half are not degenerate but are separated। degenerate का मतलब होता है एक ही लाइन पे दोनों का आना, तो ऐसा स्थिति नहीं है, बल्कि दो अलग अलग लाइन है। they are separated। such a separation is known as lamp shift। तो अगर लैम्प शिफ्ट नहीं होती तो वहां पे अपन को क्या होता, एक लाइन मिल जाती। अपन ने एक ही लेवल माना था, ऊपर वाले को नीचे वाले को, लेकिन अब नीचे दो लेवल हैं, तो एक यहाँ पे भी आ सकता है, एक यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये दो लाइनें जो है डिराक थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की थी। एनीवेज लैम्प का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। बस लैम्प शिफ्ट का एक्सप्लेनेशन जो था वही हमारे सिलेबस में था। ओके,
ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है ये। हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ये हाँ ये फाइनल फाइनल डायग्राम हमें जो मिल रहा है अब समझ में आ जाएगा आपको उनको। जो हमने पिछली बार छोड़ा था ना वो अब समझ में आएगा। देखो ये n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में, तो सबसे पहले देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम तो दिया नहीं है, तो मैं अलग अलग कर से देखो। ये वाली लाइन देखो आगे, यहाँ से जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं नाम दे देती हूँ इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। 4 लाइनें तो ऊपर हो गई। नीचे हमें 2 ही लाइनें मिलेगी ना, नीचे हमें ए बी और सी। अब ए बी सी मिलेगा, अब ए बी सी मिलेगा पहले और ए और बी मिलेगा था। यहाँ पे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले थर्ड से गया है ए में, है ना। सबसे पहले हमें मिला है थर्ड से ए में, तो ध्यान से थर्ड को और ए को देख लीजिए। थर्ड में हमारे पास ये है और ए में हमारे पास ये है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एस से पी में जा रहा है, एस से पी में जा रहा है। ओके, डेल्टा एल की वैल्यू -1 से चेंज हो रही है तो हो सकती है। ठीक है, और जे की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस -1 से चेंज होनी चाहिए। तो जे यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 3 हाफ है, तो हाफ और 3 हाफ का डिफरेंस कितना होता है, -1। तो यानी कि ये ट्रांजिशन एक्सेप्टेबल है, तो थर्ड से ए में तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यही देख लेते हैं यार, चलो इन्होंने बताया नहीं है, थर्ड से ए में एक्सेप्टेबल है हमारे पास। चलो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। अब देखो ये वाली लाइन डन हो गई। अब सेकंड वाली लाइन पे आते हैं। सेकंड वाली लाइन है सेकंड से लेकर, डॉट लगा रही हूँ, सेकंड से आ रही है ए में। सेकंड वाली लाइन है सेकंड से आ रही है ए में। तो सेकंड वाला जो है वो यहाँ पे ये 2 टर्म आ रहे हैं और ए में हमारे पास ये आ रहा है। तो सेकंड में डी से पी, एक तो डी से पी आ जाएगा और दूसरा पी से पी, दूसरा है पी से पी। पी से पी अलाउड नहीं है क्योंकि एल चेंज नहीं हो रहा, तो एक ही लाइन मिलेगी और वो भी डी से पी। तो डी से पी में एक लाइन मिलेगी। तो यस, हमें कौन सा मिला है, सेकेंड टू ए। यहाँ लिखते जाते हैं, थर्ड ए मिल चुका है करेक्ट, सेकेंड ए मिल चुका है करेक्ट। तो सेकेंड वाली लाइन भी हमारे पास करेक्ट है। थर्ड वाली लाइन देखते हैं, ये आ रही है फर्स्ट से ए तक, फर्स्ट से ए तक आ रही है। फर्स्ट से ए तक में फर्स्ट में हमारे पास है डी 5/2 और ए में हमारे पास क्या है पी 3/2। करेक्ट, डी से पी में आएगा तो एल की वैल्यू में एक चेंज हुआ और 5/2 से 3/2 में आएगा तो 1 से चेंज हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा जे +-1 ओके है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास फर्स्ट से ए में भी आ सकता है, फर्स्ट से ए में भी आ सकता है, ये लाइन करेक्ट है। अब चलते हैं इस वाली लाइन पे। ये वाली लाइन हमारे पास आ रही है, ये वाली लाइन हमारे पास आ रही है फोर्थ से और बी में, फोर्थ से बी में आ रही है। तो फोर्थ वाली लाइन के लिए देखते हैं, ये है पी हाफ। फोर्थ में तो है पी 1/2 और बी में है एस 1/2। करेक्ट, पी से एस में आ सकता है, एल की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये लाइन भी करेक्ट हो गई। इसके आगे वाली लाइन जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है थर्ड से सी, थर्ड से सी में आ रही है। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, एस हाफ है और सी में हमारे पास क्या है, पी हाफ है। करेक्ट, हो सकता है एस और पी में -1 का चेंज आ रहा है, एल में और जे में 0 चेंज चलेगा। तो हमारे पास ये भी कंसिडरेबल है। तो ये हमारे पास किस में शुरू हुआ था, थर्ड से सी में, तो थर्ड से सी में शुरू हो गया। नेक्स्ट लाइन हमारे पास ये देखते हैं, ये शुरू हो रही है हमारे पास सेकंड से बी में, सेकंड से बी में। तो सेकंड वाले में तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, सेकंड वाले में तो क्या है, D3 हाफ और P3 हाफ है, D3 हाफ और P3 हाफ। और आ कहाँ रहा है, बी में, बी हमारे पास क्या है, एस हाफ। तो डी से एस में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एल का वैल्यू 2 से चेंज हो जाएगा। सो पी से एस में यानी एक ही लाइन मिलेगी, तो एक लाइन अपन को मिल रही है, एक लाइन अपन को मिल रही है यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड से और बी में, सेकंड से बी में, करेक्ट, इसका मतलब ये लाइन भी सही है। अब लास्ट लाइन देखते हैं, लास्ट लाइन हमारे पास आ रही है सेकंड से सी में, सेकंड से सी में आ रही है। तो सेकंड में अभी भी हमने देखा कितना है, D3 हाफ P3 हाफ और सी में हमारे पास कितना है, P हाफ। तो पी से पी में तो जा नहीं सकता, डी से पी में जा सकता है क्योंकि एल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बस ये लाइनें हमें मिल गई सारी की सारी, ये एक्चुअल फाइन स्ट्रक्चर है। तो देखो लैम्प शिफ्ट के बाद में, लैम्प शिफ्ट से पहले क्या हो रहा था, ये दोनों एक ही लेवल पे थे, एक ही लेवल पे थे, इसलिए 2 लाइनें नहीं मिल रही थी। अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया थोड़ा सा 0.03 से, तो यहाँ पे 1 और 2 लाइनें हमें मिल गई। ठीक है,
ये लाइन की इंटेंसिटी यहाँ पर दी हुई है, बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। प्रॉब्लम्स देख लीजिए एक बार, करनी आपको ही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स ऑल। हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।